Hello, welcome students. Welcome to the lecture 3 of our running chapter asymptotes. In my yesterday lectures, I told you how to find asymptotes of a given curve which are parallel to the coordinate axis. Means किसी दिए गए कर्व की वो asymptotes फाइंड करना जो निर्देशांक अक्षों के समानांतर है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है. आज नेक्स्ट स्टेप में हम एक गिवन कर्व की सारी एसिम्प्टोट्स फाइंड करना चाहते हैं. जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ क्या लिखा है, फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स. ऑल मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ एसिम्प्टोट्स, one which is parallel to any coordinate axis and other is oblique asymptote which is not parallel to any coordinate axis. तो हमको वो सारी एसिम्प्टोट यहाँ फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम गिवन कर्व की जब इक्वेशन देखते हैं तो हम जनरली कर्व की इक्वेशन जो होगी वो डिसेंडिंग पावर में लिख रही होगी. जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, पहले इनिशियली जो हमारे पास 4 टर्म्स हैं ये क्यूबिक टर्म्स हैं, 3 पावर के टर्म है. फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स क्वाड्रेटिक है, फिर नेक्स्ट 2 टर्म लीनियर है और लास्ट का जो टर्म है वो कांस्टेंट है. तो सबसे पहले हम दिमाग में ये लेके आएंगे कि इस कर्व की एट मोस्ट कितनी एसिम्प्टोट्स हो सकती है. आई हैव टोल्ड यू द रूल कि नंबर ऑफ मैक्सिमम एसिम्प्टोट्स ए कर्व कैन हैव इज इक्वल्स टू इट्स डिग्री. तो इस कर्व की मैक्सिमम 3 एसिम्प्टोट हो सकती है. तो हम इसमें लिखेंगे सिंस द डिग्री ऑफ द गिवन कर्व इज 3, so it can possess at most 3 asymptotes. हिंदी में क्या मीनिंग हुआ इसका कि दिए गए वक्र की चूंकि घात 3 है तो इसकी अधिकतम 3 एसिम्प्टोट्स हो सकती है. फिर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो टास्क हम यहां करना चाहते हैं दैट इज एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और हम पहले कर्व की इक्वेशन को आराम से यहां पर देख के पहले ये पता कर लेंगे कि वेदर दिस कर्व हैज एनी एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस और नॉट. तो आप रिकॉल कीजिए, कल मैंने आपको जो रूल बताया है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, इस इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट डिग्री का टर्म एक बार है कि ज्यादा बार है. तो आप देखिए इधर से एक्स की हाईएस्ट डिग्री का टर्म ये है एक्स क्यूब, और ये एक ही बार है, एक्स क्यूब की पूरी टर्म एक ही बार है. फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इसका कोफिशिएंट. अगर इसका कोफिशिएंट केवल एक कांस्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कांस्टेंट है, इन सच केस व्हाट कंक्लूजन वी ड्रॉ, वी कंक्लूड there is no asymptotes of the curve exist which is parallel to x axis. जब तक ये कोफिशिएंट वेरिएबल नहीं होगा, और फिर वेरिएबल के आगे और क्या करना पड़ता है मैंने आपको कल डिटेल में बताया है. फिलहाल तो ये कांस्टेंट है तो हम एकदम से कह सकते हैं कि भाई इट कर्व डज नॉट हैव एनी एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एंड सेम रीजन इस कर्व की वाई एक्सिस के पैरेलल भी कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो आप यहां लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं उसको, आप अपने यहां लिखिएगा, कल मैंने आपको लिख के बता दिया है, आई एम नॉट रिवाइजिंग इट, कि द कर्व डज नॉट हैव एनी एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस. रीजन चाहो तो लिख देना, बिकॉज कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई आर ओनली कांस्टेंट. इसका मतलब अभी तक हमारे पास कोई एसिम्प्टोट नहीं निकली है. अब इसके बाद हमको यहां पर क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द ओब्लिक एसिम्प्टोट्स फॉर दिस कर्व. ये एक नया टास्क है जो हम आज सीखने जा रहे हैं. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल.
और आप मान के चलिए कि एसिम्प्टोट का क्वेश्चन एवरी ईयर आपका इस टाइप का 99.9% आता ही है। और आई थिंक इट इज द सिंपलेस्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 1। तो आप इस एसिम्प्टोट्स वाले क्वेश्चन को ढंग से सीख लीजिए, बहुत इजी है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू राइट ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो इसके लिए सबसे पहले आप कर्व की इक्वेशन में, आप देखिए मैंने यह बॉक्स क्यों बनाया, आप यहां पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो 4 टर्म लिखी है, इन चारों टर्म्स की डिग्री 3 है। और 3 क्या है, 3 इस कर्व की डिग्री है। यानी कि हमें क्या करना है, जो कर्व की इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री जो टर्म्स हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, उनको पकड़ लीजिए और फिर उन हाईएस्ट डिग्री टर्म में एक चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे हम, we put x equals to 1 and y equals to m in the highest degree terms। ये पूरा मेथड आपकी बुक में स्टेप वाइज लिखा हुआ है, नंबर 1 में क्या करना है, नंबर 2 में क्या करना है, नंबर 3 में क्या करना है। तो मैं बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहा हूं अभी बुक्स की स्टेप्स को। तो आप देखिए बुक्स के अंदर सबसे पहले लिखा है, बुक्स में 1 और 2 की स्टेप में लिखा है कि फर्स्ट स्टेप में लिखा है कि आपको एसिम्प्टोट फाइंड करनी है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके बाद नंबर 2 स्टेप में ये काम लिखा है जो मैं आपको करके बता रहा हूं। कौन सा काम, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द कर्व। फिर ये कह रहा है कि ऐसा करने से जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, जैसे आप देखिए फिलहाल यहां एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, मैं इसमें y की जगह m पुट कर रहा हूं, x की जगह 1 पुट कर रहा हूं। तो मुझे जो एक्सप्रेशन मिल रहा है, पॉलिनोमियल मिल रहा है, m में पॉलिनोमियल, इट इज दिस। तो ये बुक का मेथड ये कह रहा है कि इसको आप 5nm एज्यूम कर लो। अभी बताता हूं आपको इसमें n का क्या मीनिंग है। n मतलब डिग्री ऑफ द कर्व। तो हर कर्व की एक फिक्स डिग्री होगी कोई ना कोई, आइदर इट इज 3 और इट इज 4। यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन है आपके। तो यहां पर इस कर्व की डिग्री 3 है, तो आप इसको सीधे ही 5-3m लिखेंगे। और इसके पहले यहां पर आप क्या लिखेंगे, जो मैंने आपको यहां बोल के बताया, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू m इन द हाईएस्ट डिग्री, दैट इज 3 टर्म्स ऑफ द कर्व, we get this। अब जो काम मैंने n के लिए किया, n मतलब 3 यहां पर, वही काम अब मैं करूंगा 5n-1 के लिए, सेम। तो पहले आप बताइए, अगर यहां पर n 3 है तो n-1 कितना हुआ, n-1 is 2। तो 5-2m जो मेरा एक्सप्रेशन है वो मुझे कैसे मिलेगा, कर्व की इक्वेशन में। अगेन सारा काम मुझे कर्व की इक्वेशन ही करना है। कर्व की इक्वेशन में जो सेकंड डिग्री टर्म है, सेकंड डिग्री टर्म और टर्म्स, इट कैन बी 1 और मोर। तो यहां पर सेकंड डिग्री टर्म्स के 3 पद है, तो इन तीनों पदों में आपको वही काम करना है। ये तो आप बिल्कुल रट के रख लीजिए। तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू m जब हम इसमें करते हैं तो I गेट -3n स्क्वायर प्लस 9m-6। x की जगह 1 पुट कर दिया और y की जगह m। और फिर यही वाला काम मुझे वापस करना है 5n-2 के लिए। तो अगेन n इक्वल्स टू 3 है, तो ये बन गया n-2 बन गया 1। ये आपको थोड़ा इसके पास ही लिखना है। तो अब आप बताइए जल्दी से, 5-1m के लिए मैं इस कर्व की 1 डिग्री टर्म्स में सेम मॉडिफिकेशन करूंगा, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू m। तो सबसे पहली स्टेप, मतलब ओब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड करने की सबसे पहली स्टेप क्या है कि आप ये 3 तरह के फाई लिख लीजिए, 5n, 5n-1, 5n-2। ठीक है, ये पहले रेडी रख के तैयार कर लीजिए। फिर अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सब कुछ कर क्यों है, क्या होगा इससे। तो आप देखिए, हमको फाइंड करनी है एसिम्प्टोट।
एंड एसिम्पटोट इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन। और किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम इस टाइप की एज्यूम कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम कंप्लीटली कब लिख सकते हैं? जब मैं उस स्ट्रेट लाइन का मुझे m पता हो और c पता हो। और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज m एंड व्हाट इज c। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द y एक्सिस। ठीक है, तो m और c मुझे ये तीनों एक्सप्रेशन निकाल के देंगे। तो आप देखिए इधर m, सबसे पहले जो फाई nm है, जो है फाई nm, इसको जीरो करके तो मैं यहां पर एक लैंग्वेज लिखूंगा, नाउ स्लोप्स ऑफ द एसिम्पटोट्स आर गिवन बाय। ये हर बार आपको लैंग्वेज लिखनी है। तो आपको क्या करना है, जो भी फाई एन एम है, हमारे केस में n3 है, उसको आप 0 के इक्वल कर दोगे। तो आप देखिए इधर, ऐसा करने से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन इन m। यूजुअली ये इक्वेशन क्यूबिक होगी, त्रिघातीय होगी। इन सम केसेस इट कैन बी ऑफ 4 डिग्री ऑल्सो, पर ऐसे क्वेश्चन कम ही है और कम आते हैं, जनरली 3 डिग्री के आते हैं या 2nd डिग्री के भी आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड, कहने का मतलब इस समीकरण को हमें हल करना है। n के वो मान ज्ञात करने हैं जो इसको संतुष्ट करते हैं। तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं। आप पहले m का वो मान आप अपने मन में सोचेंगे जो इसमें पुट करने पर इसको 0 कर रहे हैं, और यूजुअली ये बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहां पर n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं, तो आप देखिए whether it is becoming 0 or not। 1 पुट करने पर ये 0 नहीं हो रहा है। n क्यूब माइनस 5n स्क्वायर प्लस 8n, सॉरी देयर इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक हो गई हो, तो इसको आपको 8 करना है। ओके, अब देखिए आप, नाउ इफ आई पुट n इक्वल्स टू 1 इन दिस पार्ट, then it becomes 0 because 1 plus 8 9 and minus 5 minus 4 minus 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि m minus 1 is one of its factor। फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अब जो इसका रिमेनिंग फैक्टर है वो आप या तो इंस्पेक्शन से लिख लो, या अगर इंस्पेक्शन तक नहीं लिख पा रहे तो आप इसको डिवाइड करके लिख लो। इसके लिए आपको यहां पर करके नहीं बताना है। तो आप देखिए हम इसको आराम से इंस्पेक्शन से लिख सकते हैं, देयर इज नो नीड टू डिवाइड। तो आप देखिए मैंने यहाँ m स्क्वायर क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ m है, m इंटू एम स्क्वायर इट ब्रिंग्स m क्यूब। फिर मैं कांस्टेंट को लिखता हूं, कांस्टेंट या -4 है, तो -4 के लिए यहां पर होना चाहिए +4, सो दैट -1 इंटू +4 इज -4। ये दोनों टर्म बैलेंस हो गई। अब मुझे यहाँ पर बीच वाली टर्म लिखनी है। बीच वाली टर्म मुझे इस तरह से लिखनी है ताकि ये दोनों टर्म यहाँ पर इनके प्रोडक्ट से आ जाए। तो इसको अपन हिडन ट्रायल से कर सकते हैं। देखो आप, -1 इंटू एम स्क्वायर आ रहा है -m स्क्वायर, और मुझे चाहिए -5m स्क्वायर। यहाँ पर आना चाहिए -4m। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, देखिए आप, -1 इंटू एम स्क्वायर और m इंटू -4m, इन दोनों को जो ऐड करेंगे राइट टर्म्स आएंगी, -m स्क्वायर और -4m स्क्वायर से -5m स्क्वायर आ जाएगा। और फिर आप इसको भी चेक कर लो कि 8m यहाँ बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो 8m पे देखो आप, -1 इंटू -4m और m इंटू +4, तो इट बिकम्स 8m। दोनों +4m इसका मतलब हमने इसको बिल्कुल आसानी से बिना भाग दिए ही कर लिया, और जनरली आप ऐसा कर पाएंगे। फिर आप इसके फर्दर फैक्टर करेंगे, अगर इसके होते हैं तो। कई बार नहीं भी होंगे, पर यूजुअली यहाँ फैक्टर होंगे, क्योंकि तभी m की वैल्यूज आएंगी अलग अलग रैशनल वैल्यूज।
तो यहां इसको आपने लिखा m माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां लिख रहा हूं, इससे आपको यहां पर m की 3 वैल्यूज ऑब्टेन हो गई। तो रिमेंबर यहां पर हमने लैंग्वेज क्या लिखी थी, स्लोप्स ऑफ द एसिम्पटोट्स आर गिवन बाय। तो ये जो m की 3 वैल्यूज आ रही हैं, ये क्या इंडिकेट कर रही हैं, अनंत स्पर्शियों के स्लोप्स। इसका मतलब उन अनंत स्पर्शियों के ढाल 1 to 2। अब यहां पर दो तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। कौन सी दो तरह की स्थितियां, यहां पर जो आपको m के मान मिल रहे हैं, या तो वो मिलेंगे नॉन रिपीटिंग, मतलब जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, या आपको मिलेंगे वो रिपीटिंग। रिपीटिंग में भी दो तरह के केस हो सकते हैं कि या तो वो 2 बार रिपीट हो रहे हो या वो 3 बार रिपीट हो रहे हो। तो ये आप दोनों को डिस्कस करते हैं। देखिए अब इधर, जैसे आप सबसे पहले इस मान को देखिए, m इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू यहां पर एक बार आ रही है, एक से अधिक बार आ रही है, इट इज अपेयरिंग ओनली वंस, इसको हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। फिर आप इस m के मान को देखिए, ये जो m का मान है ये रिपीट हो रहा है, 2 and 2 अगेन। तो ये इस कैटेगरी का हो गया रिपीटिंग ट्वाइस, 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है। एक आध क्वेश्चन आपका ऐसा भी मिलेगा जिसमें m का मान, एक ही मान 3 बार रिपीट हो रहा है, तो वहां हम बोलेंगे रिपीटिंग थ्राइस। तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। तो फिलहाल हम 2 केस ले लेंगे, ठीक है। अब आप बुक में जहां पर ये आपका मेथड लिखा हुआ है एसिम्पटोट फाइंड करने का, तो वहां आप देखिएगा उस मेथड में हमको ये बताया गया है कि m के इन दोनों अलग अलग केसेस में हाउ टू फाइंड c। तो ये मेथड में ये खाली मैं फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, इसको आप इजीली बुक में लोकेट कर सकते हो। फिगर देखिए आप, ये एक c का फॉर्मूला आपको मिलेगा बुक में, और एक c के लिए ये फॉर्मूला मिलेगा। अब इन दोनों फॉर्मूल्स के बारे में क्लियर कट्स जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुन के समझ लीजिए। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है फॉर नॉन रिपीटिंग वैल्यू ऑफ m। ये फॉर्मूला हमें कब अप्लाई करना है, m के उस मान के लिए जो रिपीट नहीं हो रहा, जैसे ये वाला मान 1। और ये वाला फॉर्मूला में कब अप्लाई करना है, फॉर दैट वैल्यू ऑफ m विच इज रिपीटिंग ट्वाइस। क्या मतलब हुआ इसका, इस तरह का मान कि अगर कोई m का मान 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उस m के मान के कॉरस्पॉन्डिंग जो c मुझे मिलेगा वो इस इक्वेशन से या इस सूत्र से मिलेगा। दोनों सूत्रों के नीचे मैंने क्लियर कट लिख दिया है कि कौन सा वाला कब अप्लाई करना है। तो लेट अस अप्लाई हियर। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, when m इक्वल्स टू 1, यानी सबसे पहले मैंने इस m को लिया, देन c इक्वल्स टू। अब यहां पर आप क्या करेंगे, जो आपके n की वैल्यू है, n कौन है, n इज द डिग्री ऑफ द कर्व, n हियर n इज 3। तो यहां पर आपने पहला फॉर्मूला लिख दिया, फिर n की जगह 3 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में मुझे n की वो वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, तभी c निकलेगा। तो लुक हियर, ये फॉर्मूला यहां लिखने के बाद मैं क्या करने जा रहा हूं,
phi to m. This is my phi to m. 3m square plus 9m minus 6 divided by phi 3 dash m. Now we all know that what is the meaning of dash? Dash is nothing but differentiation. Dash अपन गणित में किसके लिए उपयोग करते हैं? अवकलन के लिए. तो phi 3 dash m का मतलब है कि इसका आपको दोनों तरफ अवकलन करना है m के रिस्पेक्ट में. तो आप phi 3m का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखिए 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8 ये कहलाएगा phi 3 डैश. और फिर ये सब करने के बाद आपको यहाँ m की जगह 1 पुट करना है. m की जगह जब मैं 1 पुट करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो व्हाट आई गेट माइनस 3 प्लस 9 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 10 प्लस 8. तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करो आप. 3 प्लस 9 12, 12 माइनस 6 6 और नीचे आपके 1 आ गया 11 माइनस 10. तो इट इज द वैल्यू ऑफ C कॉरस्पॉन्डिंग टू m इक्वल्स टू 1. तो जैसे ही आपको ये C की वैल्यू ऑब्टेन हुई आप तुरंत इसके लिए जो आपका कंक्लूजन है वो लिख देंगे. सो इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट कॉरस्पॉन्डिंग मतलब के संगत कॉरस्पॉन्डिंग टू m इक्वल्स टू 1 इज. और फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है आपको? y इक्वल्स टू mx प्लस c. m की जगह आपने 1 पुट किया और c की जगह आपने जो भी वैल्यू आई. तो दिस इज आवर वन ऑफ द आंसर ऑफ एसिम्प्टोट. यानी एक एसिम्प्टोट आपको मिल गई. अगेन अभी अपना काम फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि आपके पास m की 3 वैल्यूज हैं और आपको 3 एसिम्प्टोट फाइंड करनी है. तो अब आपको मैंने क्या बता रखा है? नाउ फॉर m इक्वल्स टू 2 और ये कैसी वैल्यू है? रिपीटिंग. और रिपीटिंग भी कैसी है? रिपीटिंग ट्वाइस, 2 बार रिपीट हुई है. वैल्यू ऑफ C इज गिवन बाय, ये लिखकर फिर आपको ये फॉर्मूला लिखना है. ठीक है. तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखने के बाद जो आपका n की वैल्यू है वो आप पहले यहां पुट कर देंगे. n इज 3 तो 3 पुट कर दिया मैंने. अब आप इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे. कैसे आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले आपको phi 3 डबल डैश m ऑब्टेन करना है. डबल डैश का मतलब ट्वाइस, डिफरेंशिएशन ट्वाइस. एक बार हमने इसका डिफरेंशिएट कर दिया था 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8. ये इसका एक बार डिफरेंशिएट हो गया. अगेन फर्दर ट्वाइस करने पर क्या क्या आएगा? 6m माइनस 10. So this bracket contains phi 3 double dash m plus C into phi dash m. Phi dash m का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ phi to m वंस, एक बार करना है इसका. में इसका डिफरेंशिएट कीजिए. माइनस 6m प्लस 9 ये मेरा आ गया phi 2 dash m. फिर क्या लिखा है आगे? प्लस phi 1m. ये मिटा रहा हूं मैं यहां पर. phi 1m इज माई 2m माइनस 2. अब आप देखिए यहां आने के बाद आपको वो m की वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए आप ये सारा कर रहे हैं. तो व्हाट वाज माई m? m इज 2. तो आप देख सकते हैं चाहे तो पुटिंग m इक्वल्स टू 2. वैसे तो मैंने ऊपर टाइटल लिख दिया है एसिम्प्टोट कॉरस्पॉन्डिंग टू m इक्वल्स टू 2. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो आप यहां पर 2 पुट कीजिए. 12 माइनस 10 दैट इज 2 प्लस C इंटू माइनस 12 प्लस 9 दैट इज माइनस 3 और इट
that is 2 into 2, 4 minus 2, that is 2, is equals to 0. And when I further simplify it, I get a quadratic equation in C. अब यहां पर एक छोटे से कंसेप्ट की बात निकल के आती है. जो सूत्र मैंने यहां लिखा था वो इटसेल्फ में C में क्वाड्रेटिक था, और ये जो काम हम कर रहे हैं ये m की रिपीटिंग वैल्यू के लिए कर रहे हैं. इसका मतलब अगर कोई m की वैल्यू रिपीट होके आ रही है तो आपको उस m की वैल्यू के लिए C के दो डिस्टिंक्ट मान मिलने चाहिए, तभी जाकर दो डिस्टिंक्ट एसिम्पटोट आएंगी. तो वो डिस्टिंक्ट एसिम्पटोट्स कब आएंगी? जब C के दो डिस्टिंक्ट मान होंगे. और वो मान कब होंगे? जब आपको जो एक C में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है उसके फैक्टर्स या उसके रूट्स रियल एंड डिफरेंट आए. तो आप देखिए, आप इसकी इजीली फैक्टर कर सकते हैं. ये इसके फैक्टर हो गए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और फिर C इक्वल्स टू 1 and 2. इसका ये मतलब हुआ कि m बराबर 2 के लिए C बराबर 1 1, और फिर अगेन m बराबर 2 के लिए C इक्वल्स टू 2. तो आप फाइनली क्या लिखेंगे? So the asymptotes बहुवचन corresponding to m equals to 2r, y equals to mx plus c, again y equals to mx plus c. तो आप नोट करिए कि मैंने m की जगह दोनों बार 2 पुट किया है, लेकिन c की जगह मैंने अलग अलग जो वैल्यूज है वो पुट. तो ये तो मेरी दो असेंप्टोट हो गई, और एक असेंप्टोट मैंने अर्लियर फाइंड करी थी. यहां पर आपने देखा था m इक्वल्स टू 1 के लिए आई थिंक वो क्या थी, y इक्वल्स टू x माइनस 6 थी. तो फाइनली आप लास्ट में कंक्लूड करके आंसर लिखेंगे. सो द रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन कर्व आर, ये तीनों लिख देंगे आप. और आप चाहें तो इन तीनों को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. मतलब आप इसमें सारी टर्म्स एक तरफ लाके लिख सकते हैं. जैसे यहां पे मैंने y को उधर ले जाकर लिख दिया, यहां पे 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहां पे 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू. ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप लिखें, आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं. तो दीज आर द 3 एसिम्पटोट्स ऑफ द गिवन. तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में लगभग 8-10 सॉल्व एग्जाम्पल और 8-10 ही आपको ऐसे अनसॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मानकर ये काम करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जैसे कि मैंने आपको कहा, 100% आता ही आता है. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.